तो कर्नाटक की जनता क्या चाहती है? इस बार वो कांग्रेस को मौका देना चाहती है या एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनवाना चाहती है? अब से थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य प्रकाश जी, येदियुरप्पा कह रहे हैं कि मैं किंग मेकर नहीं हूं, मैं तो किंग बनूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वो किंग मेकर बनने तक की भी भूमिका में पहुंच पाएंगे? पहले देखिए जी, पिछले हफ्ते मैं 8-10 दिन मैं कर्नाटक में टूर कर रहा था। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भाजपा का जो समर्थन लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बिल्कुल निराश थे। दूसरा, ये येदियुरप्पा जी का जो ये है वो इतना नहीं होगा, ये किंग नहीं बन सकता, ये मेरा विचार है। दूसरा, क्या वो किंग मेकर बन सकता है? आई एम डाउटफुल अबाउट दैट ऑल्सो। जी, मैंने इसीलिए वो सवाल पूछा क्योंकि संशय इसी बात को लेकर है। पुष्पेश जी, सवाल वही, क्या किंग मेकर की भी भूमिका तक पहुंच पाएंगे येदियुरप्पा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बारे में हूँ। मुझे लगता है कि येदियुरप्पा जी की ये अंतिम अहंकार की घड़ी है, जिसके पहले उनको मटियामेट होना है। और उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाना था कर्नाटक की प्रजा को और अपनी पार्टी को पहुंचा चुके हैं। इससे ज़्यादा की उम्मीद उनसे, और एक बार फिर इस 21वीं सदी के पहले दशक के अंत में जातिवादी जहर को अगर जनतंत्र की जड़ों को कुतरने के लिए फैलाना है तो इसका श्रेय भी उनको दिया जाना चाहिए कि घुमा फिरा कर हम कर्नाटक के सूखे की बात नहीं कर रहे हैं, कावेरी जल विवाद की बात नहीं कर रहे हैं, शहर बनाम देहात की बात नहीं कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं लिंगायत और फोकलिगा और कोरवा की। मुझे लगता है इसका श्रेय भी येदियुरप्पा जी को ही दिया जाना चाहिए, यदि इसे श्रेय कहा जाए। बिल्कुल। चलिए, तो समय आ गया है कि हम आपको बताएं कि कर्नाटक की सरकार क्या चाह रही है, कर्नाटक की जनता क्या चाह रही है। इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल तैयार है और सी वोटर के मुताबिक कर्नाटक में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, जानते हैं। ये आंकड़े आपके सामने। सी वोटर के मुताबिक कांग्रेस को 110 से 118 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 51 से 59 सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 31 से 37 सीटों के बीच सीटें मिल सकती हैं, और केजेपी, जिसकी बात हम कर रहे थे, येदियुरप्पा की पार्टी, उनको 9 से 13 सीटें मिल सकती हैं, जो कि एक डिसाइसिव नंबर हो सकता है। निर्दलीय को 7 से 11। बिल्कुल। कैप्टन अभिमन्यु, आप लोगों के आंकड़े तो बिल्कुल डगमगाए से लग रहे हैं। हमारी जो तस्वीर सामने आई है एग्जिट पोल की पहली, 51 से 59 सीटें आप लोगों को मिल रही। सुचरिता जी, मैं आप किसी भी एजेंसी के सर्वे को चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सर्वे अभी 15 मिनट पहले ही तो पूरा का पूरा पोलिंग समाप्त हुआ है। कैसे इस प्रकार के आंकड़े आ सकते हैं, उसमें थोड़ा संदेह जी, मैं ये बता दूं, ये 5 बजे तक के आंकड़ों, 5 बजे तक की वोटिंग के आधार पर आंकड़े हैं। 5 और 6 के बाद भी लगभग 10% वोट और होता है। उसके अतिरिक्त सुचरिता जी, हमने अनुभव किया है, पिछले साल पंजाब में मैं वहाँ का सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहा था। लगभग सभी चैनल्स के और मीडिया हाउसेज के सर्वेज ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने पूरे टेंट और शामियाने लगा करके मंत्रिमंडल की सूची बना करके, अधिकारियों की ट्रांसफर के ऑर्डर्स टाइप करा करके, और कई क्विंटल, कई टन लड्डू बना करके वो बैठ गए थे। तो इस प्रकार के सर्वेस पर मैं इतना ही कहूंगा कि अभी देखिए, चुनाव के परिणाम का इंतजार कीजिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी बात सुनकर हरीश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो तो लड्डू बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। हरीश जी, असल में मैं अभिमन्यु जी, कम से कम ऐसी निराशाजनक स्थिति जब भाजपा की कर्नाटक में है, और मैं समझता हूँ देश में भी उसका असर पड़ने जा रहा है, तो उसमें कम से कम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखे हुए हैं, इसलिए मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। वो कहाँ से अमरिंदर सिंह जी की अधिकारियों की ट्रांसफर की सूची, कैबिनेट की सूची लेकर के आ गए। समाचार पत्रों में आया था हरीश जी। अनुमान है, वो अनुमान जो है एक साइंटिफिक सर्वे के आधार पर होते हैं, उसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। और मेरा अपना मानना है, मतलब आप मान रहे हैं, आप एग्जिट पोल के नतीजों को मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में जाता है, और वहां इस समय लोगों में विकल्प की तलाश है, और विकल्प उनको साफ कांग्रेस दिखाई दे रही है। इसलिए कांग्रेस को हो सकता है 125-30 सीट तक चली जाए, या उससे भी बढ़ सकती हैं, लेकिन भाजपा की सीटों का आंकड़ा किसी तरीके से भी, अभिमन्यु जी 125 तक जाने की वो उम्मीद जता रहे हैं, हमारे एग्जिट पोल के भी आगे। जी, मुझे खुशी है कि हरीश रावत जी ने और एक तरह से कांग्रेस ने मीडिया हाउसेज के सर्वेज में थोड़ा विश्वास व्यक्त करना शुरू किया है। पिछले दिनों लगातार जब देश में सबसे जनप्रिय, लोकप्रिय नेता कौन कौन हैं, तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम राष्ट्र में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आता है और इनके युवराज का वो उससे
3 गुना कम जब आता है तब इनको उन सारे सर्वेज और ओपिनियन पोल्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए पूरी कांग्रेस दौड़ पड़ती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परिणामों के इंतज़ार कीजिए और परिणाम निश्चित तौर पर कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के केंद्र में यूपीए के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ भी अपना जनमत देने का काम कर्नाटक ने किया है और उसका परिणाम आपको परसों 8 तारीख को दिखाई दे जाएगा। चलिए 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी होंगी इस एग्जिट पोल ने। बहरहाल किसको कितनी सीटों का नुकसान या फायदा हो रहा है वो देख लेते हैं। वोट शेयर पर एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी 55% अनुमान था, -54% का बदलाव दिख रहा है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 34% का और जेडीएस के लिए 6 का, वहीं निर्दलियों के लिए 3% का मिल रहा है। यानी कि नुकसान भारी जो है इस वक्त साफ बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। ये एग्जिट पोल के नतीजे भले ही इस वक्त आपकी दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हो कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन ये साफ है कि इनसे ये साफ हो रहा है कि कम से कम बदलाव चाह रही है कर्नाटक की जनता। पुष्पेश जी, बदलाव तो चाह रही है, लेकिन भारी बदलाव इन आंकड़ों के मुताबिक नहीं। मुझे लगता है कि सिर्फ इस चुनाव सर्वेक्षण के नतीजों का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु को ये बात शायद याद रखनी चाहिए कि जब से चुनाव अभियान शुरू हुआ है तब से अब तक किसी भी एक व्यक्ति ने या किसी भी एक सर्वेक्षण ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि भाजपा की बढ़त है। मुझे लगता है कि ईमानदारी का तकाजा है कि बात राजनीतिक दलगत पक्षधरता से ऊपर उठकर कही जाए। और मुझे लगता है कि जो बात हरीश भाई कह रहे हैं वो उस समय कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लगे, मगर कई लोगों का ये भी मानना है कि वास्तव में ये जो आंकड़े हैं ये थोड़ा कंजर्वेटिव तौर तरीके के हैं कि कोई भी चुनाव सर्वेक्षक अपने को बिल्कुल फार ऑफ द मार्क नहीं कहना चाहता है। और कई लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में एक लैंडस्लाइड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे की बात आगे चलकर करें, मगर ये कहें कि 8 तक तो इंतजार करेंगे ही, कि वही पुरानी कहावत है कि जजमान देखो कितने बाले भी आंकड़े सामने आए जाते हैं। मगर कुल मिलाकर मुझे लगता नहीं कि येदियुरप्पा और भाजपा इस समय ये दावा करने की स्थिति में है कि उनमें से कोई स्पष्ट बहुमत करेगा और सरकार बनाएगा। जी, स्पष्ट बहुमत नहीं है, आंकड़े भी नहीं नजर आ रहे हैं अभिमन्यु जी आप लोगों के लिए। और शायद ये बात एक बार फिर से उजागर हो रही है कि जो आरोप आप लोगों पर राज्य में लगे वो प्रभावी चुनावी मुद्दा रहा। अभिमन्यु जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। जी, मैंने ये कहा कि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों की सरकार पर लगे वो बहुत प्रभावी रहे हैं राज्य चुनावों में। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व के साथ कह सकती है कि भ्रष्टाचार के छोटी सी भी कोई बात, संदेह की कोई भी सुई भी जहाँ पर हमको दिखाई दी, हमने बड़ी त्वरित तौर पर बड़ी सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई की, यहाँ तक कि अपनी सरकार को भी दांव पर लगाने का काम किया। वहीं ठीक दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपने जितने भी दागी लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, उनको बचाने में अपनी पूरी ताकत लगाती है, पूरा जोर लगाती है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार से लड़ाई करने के, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारे संकल्प में पूरी तरह से जनता में हमारी विश्वसनीयता कायम है और हमें भरोसा है कि कर्नाटक की जनता भी ये विश्वास हम पर करेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सख्ती से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या मैं इसे किस्मत कहूं, क्योंकि आरोप तो तमाम आप पर भी लग रहे हैं केंद्र की राजनीति में, लेकिन ये आपके लिए शायद मरहम की तरह आया है। देखिए, केंद्र में जो हम पर आरोप हैं वो हमारे पॉलिसी डिसीजंस पर अलग तरीके की व्याख्या के कारण पैदा हुए हैं। उसके फलस्वरूप कुछ लोगों का कहना है कि ये जानबूझ करके कुछ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। हमारा कहना है कि हमने जो है इकोनॉमी के हित में या उस सेक्टर विशेष के हित में ये फैसले लिए हैं, या पॉलिसी सम्मत फैसले हैं, उस पर देश की जनता फैसला कर लेगी। लेकिन कर्नाटक के अंदर जो कर्नाटक के नतीजे हैं वो हमारे लिए आगे के लिए, क्योंकि कर्नाटक हमारा बेस रहा है और कांग्रेस का बड़े कष्ट के समय में भी कर्नाटक ने हमेशा साथ दिया है, तो हमको हमारे सामने कर्नाटक में एक बहुत अच्छी एफिशिएंट डेवलपमेंट ओरिएंटेड और जिसने पहले की तरीके से जिस तरीके से बेंगलुरु जो है दुनिया के नक्शे पे सिलिकॉन सिटी के रूप में एक अग्रणी सिटी के रूप में आगे आया, तो फिर से उसी रोड मैप पर लाने की चुनौती है। मैं उस रूप में इसको देखता हूं जो आगे हमारे सामने चुनौती है। पुष्पेश जी, आरोप दोनों पर लगे, दोनों पार्टियों पर लगे, लेकिन ऐसा लग रहा है घिर बीजेपी गई इन राज्य चुनावों में। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम मुहिम चलाई करप्शन की बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ, वो
जो हम कहते हैं फॉल फ्लैट हो गई? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मुझे सबसे बुरा सवेरे से अब तक इस सारी बहस में ये लग रहा है कि हम चर्चा घुमा फिरा कर दोनों राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं, अब जातिगत समीकरणों की बात कर रहे हैं और हम उन बुनियादी सुशासन की बात सामान्यीकरण के रूप में कर रहे हैं। मगर इन दोनों दलों में से किसी ने उन मुद्दों को चुनाव में सामने नहीं रखा जो कर्नाटक की जनता के जीवन मरण का प्रश्न है। वो सूखे का प्रश्न है, किसान का प्रश्न है, शहर बनाम गाँव देहात का प्रश्न है, कावेरी जल विवाद है, और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का है, नक्सलवादी हिंसा के लावे का पड़ोस के राज्यों से बहकर आने का प्रश्न है। इस सब का कहीं सवेरे इसी चर्चा में, इसी स्टूडियो में चर्चा हो रही थी कि यदि इनइक्वालिटी लिंक्ड इंडेक्स के आधार पर कई अहम और मुद्दे हैं जिन पर कर्नाटक की जनता ने वोट दिया होगा, ऐसा पुष्पेश जी मान रहे हैं। मैं उन मुद्दों पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हमारे सामने है, वोट स्विंग के आंकड़े हमारे सामने है। बीजेपी के लिए -9% का ये बदलाव है और कांग्रेस के लिए ये 2% बदलाव है जो कि उसके हित में गया है। जेडीएस के लिए 1% का उसके बदलाव है जो कि उसके हित में गया है। तो साफ तौर पर बीजेपी के लिए नुकसान हर आंकड़े पर, और कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं निकल रहा है इस वोट स्विंग में। लेकिन तब भी सीटों के आधार पर जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें एक क्लीन स्वीप कांग्रेस के लिए जरूर नजर आती है। क्या अपने आप कांग्रेस सरकार बना सकती है कर्नाटक में? हमारे एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में वापस लौटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 51 से 59 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 110 से 118, वहीं जेडीएस को 31 से 37 और केजेपी को 9 से 13। 110 से 118 यानी कि साफ स्पष्ट बहुमत भी कांग्रेस को मिल सकता है और थोड़ा बहुत समर्थन की जरूरत भी पड़ सकती है। हरीश रावत जी चाहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत जुटा लेती है, सरकार बनाएगी, तो कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? सूर्य प्रकाश जी, क्या लग रहा है? वो मुश्किल है, लेकिन वहाँ ग्राउंड रियलिटी मैं बता रहा हूँ। पहला ये है कि द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द स्टेट इज सिद्धरामैया। देन यू हैव मल्लिकार्जुन खड़गे, वो 40 साल से वहाँ एमएलए है, मंत्री है, यहाँ मंत्री है वगैरह वगैरह, दलित हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी। और वहाँ का जो केपीसीसी प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कर्नाटक में लोग ये कह रहे थे कि सब भ्रष्ट है। तो ये जो आपका एग्जिट पोल, मेरा असेसमेंट ये है दैट पीपल हैव डिसाइडेड कि एक भ्रष्ट और स्थिर सरकार, दे आर गोइंग टू वोट फॉर ए भ्रष्ट एंड स्थिर सरकार, क्योंकि सब पार्टी भ्रष्ट है उनके। बिल्कुल। तो इंडिया टीवी सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे साफ हैं कर्नाटका के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। कांग्रेस को 110 से 118 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं बीजेपी को 51 से 59 सीटें मिल रही हैं। जेडीएस को 31 से 37 सीटों के बीच सीटें दिख रही हैं और केजेपी को 9 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं। निर्दलीय को 7 से 11 सीटें, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है कर्नाटका में। जहां इस एग्जिट पोल को मानने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु, वहीं 130 सीटों तक का आंकड़ा मान रहे हैं हरीश रावत। हम यहां पर धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सभी मेहमानों का, हरीश रावत, कैप्टन अभिमन्यु, पुष्पेश पंत और सूर्य प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।